पहले लिखो टाइप्स ऑफ फोर्सेस। कितने तरह के फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं अगर मैं लिस्ट लिखूं। सबसे पहला फोर्स होता है आयन डाइपोल। आयन डाइपोल। आयन डाइपोल इंटरेक्शन। आयन डाइपोल क्या होता है हमें पता है। डाइपोल क्या होता है। डाइपोल क्या होता है अगर एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज एक डिस्टेंस में सेपरेटेड रहता है, दो पोल बन गए, इसे डाइपोल कहते हैं। डाइपोल के लिए हमने म्यू निकाला था क्यू इंटू डी। एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव इसका डायरेक्शन होता है। इसकी यूनिट की बात करें तो एक कोवैलेंट बॉन्ड हाइड्रोजन क्लोराइड, इसके अंदर एक डाइपोल एग्जिस्ट करेगा। वाटर, इसके अंदर एक डाइपोल एग्जिस्ट करेगा। HF, इवन इसके अंदर भी एक डाइपोल एग्जिस्ट करता है। ये सब डाइपोल बना के रखते हैं। लेकिन सारे बॉन्ड्स में डाइपोल बनता है ऐसा भी नहीं। अगर एक क्लोरीन के साथ जुड़ा रहेगा, एक हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है, तो इसमें कोई डाइपोल का फॉर्मेशन नहीं होगा, इसमें कोई डाइपोल का फॉर्मेशन नहीं होगा। जिसमें डाइपोल का फॉर्मेशन होता है उसे पोलर कंपाउंड, और जिसमें डाइपोल का फॉर्मेशन नहीं होता उसे नॉन पोलर कंपाउंड बोल देते हैं। तो आयन डाइपोल इंटरेक्शन। अगर मैं सोडियम क्लोराइड को, हमने सोडियम क्लोराइड के डिसॉल्व होने के प्रोसेस की बात करी। अगर सोडियम क्लोराइड वाटर में देते हैं तो वाटर का हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सोडियम और क्लोराइड के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वीक करके उसको तोड़ देता है। और जो सोडियम बाहर आता है वो सोडियम के आजू बाजू बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल आके सराउंड हो जाते हैं। ये जो इंटरेक्शन है, ये जो इंटरेक्शन है, ये आयन और ये सारे डाइपोल, ये एक आयन डाइपोल इंटरेक्शन होता है। अच्छा, सेकेंड टाइप ऑफ इंटरेक्शन, सेकेंड टाइप ऑफ इंटरेक्शन उसे कहते हैं डाइपोल। डाइपोल इंटरेक्शन, अगर ए और बी आपस में जुड़े, ए और बी के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा। ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और बी के ऊपर नेगेटिव चार्ज मान लेते हैं। ऐसे बहुत सारे ए और बी जब पास पास होंगे तो हम बोल सकते हैं बहुत सारे डाइपोल आपस में सेपरेटेड है। अच्छा, इसका पॉजिटिव चार्ज इसके नेगेटिव चार्ज से अट्रैक्टेड होगा, इसका नेगेटिव चार्ज इसके पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्टेड होगा। ये वाला इंटरेक्शन, दो डाइपोल, दो परमानेंट डाइपोल के बीच में होने वाला इंटरेक्शन डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कहलाएगा। अच्छा, ये गैप खाली क्यों छोड़ी। आयन डाइपोल इंटरेक्शन और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, अगर यही डाइपोल HF के बीच में होता, अगर यही डाइपोल HF के बीच में होता, HCl में भी डाइपोल एग्जिस्ट करता है, इसमें भी डाइपोल एग्जिस्ट करता है और इसमें भी डाइपोल एग्जिस्ट करता है। लेकिन इस वाले डाइपोल का इंटरेक्शन फोर्स, इस वाले डाइपोल का इंटरेक्शन फोर्स से ज्यादा होता है। ये भी एक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड काफी ज्यादा होता है इस वाले अट्रैक्शन का। प्रॉपर्टीज में डिफरेंस इस बात को जस्टिफाई करता है। तो एक और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होते हैं, लेकिन उनका मैग्नीट्यूड इससे ज्यादा सिग्निफिकेंट होता है। तो सेकंड नंबर में क्या लिख देंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग को HF से दिखा दो, प्लस माइनस प्लस, ये ज्यादा स्ट्रांग होता है, ये डाइपोल डाइपोल से ज्यादा स्ट्रांग होता है, लेकिन आयन डाइपोल से लेस स्ट्रांगर होता है। तो इसको मैंने एक ऑर्डर में लिखा है, इसको ऊपर लिखा है क्योंकि इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इससे ज्यादा होता है। इसको ऊपर लिखा है मतलब इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इससे ज्यादा होता है। अच्छा, फोर्थ टाइप का इंटरेक्शन, फोर्थ टाइप का इंटरेक्शन होता है इंड्यूस्ड इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, आप बहुत सारे पोलर मॉलिक्यूल, पहले समझ लीजिए, आप बहुत सारे पोलर मॉलिक्यूल ले लीजिए। ये सारे परमानेंट डाइपोल आपस में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से अट्रैक्टेड होंगे, और इसमें एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल डाल दिया। नॉन पोलर मॉलिक्यूल में कोई पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेपरेशन नहीं होगा, तो हम मान लेंगे जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो स्पेरिकल है। इसको ऐसे दिखाने का पर्पज क्या है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड किसी एक तरफ शिफ्ट हो गया, अगर एक तरफ ज्यादा शिफ्ट हो गया तो इसको दिखा सकते हैं ऐसे, पर इसको तो स्पेरिकल ही दिखाएंगे। अगर हम मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन का क्लाउड स्पेरिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हो,
लेकिन अगर शिफ्ट हो गया, अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड किसी एक की तरफ शिफ्ट हो गया तो फिर ये ऐसा ऐसा दिखेगा ना। अच्छा यहाँ पे क्या होगा, ये सारे देखो तो बोलने तो एक मिनट सुन लो पहले, इजी है। डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन, इसका नाम ऐसे क्यों रखा है? अच्छा ये तो डाइपोल है, इसमें डाइपोल नहीं है, इसलिए आगे इंड्यूस लिखा है। क्या होगा? अच्छा देखो, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, इस डाइपोल का पॉजिटिव चार्ज इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड का चार्ज नेगेटिव होगा, इसका पॉजिटिव चार्ज एक पल के लिए इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट कर लेगा, तो यहाँ एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अच्छा इलेक्ट्रॉन क्लाउड को तो अट्रैक्ट करेगा लेकिन न्यूक्लियस को रिपेल करेगा, तो न्यूक्लियस और ये डिस्टॉर्ट हो गया, न्यूक्लियस एक जगह पे रह गया, न्यूक्लियस एक जगह पे रह गया और ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक पल के लिए इसकी तरफ अट्रैक्टेड हो गया। आप ऐसा भी मान लीजिए कि एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल को बहुत सारे पोलर मॉलिक्यूल के बीच में डाल, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस होते हैं, इंटरेक्शन की वजह से ये पॉजिटिव चार्ज इस पूरे इलेक्ट्रॉन क्लाउड के नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर, नेगेटिव चार्ज इधर आ गया और न्यूक्लियस वहीं रह गया, तो एक पल के लिए इसमें डाइपोल इंड्यूस हो गया। इसमें डाइपोल था नहीं, नहीं समझी ना? बहुत सारे पोलर मॉलिक्यूल में एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल डाल दो, नॉन पोलर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के आजू बाजू एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड स्पेरिकली फिल्डेड है। अच्छा एक डाइपोल का पॉजिटिव इस न्यूक्लियस को अट्रैक्ट नहीं करेगा, लेकिन इस न्यूक्लियस के बाहर जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड उसको अट्रैक्ट करेगा। ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड अगर स्पेरिकल है तो तुम डाइपोल नहीं दिखा सकती, लेकिन अगर यहाँ बाजू वाला पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो एक पल के लिए इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसे डिस्टॉर्ट हो जाएगा, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी और यहाँ पॉजिटिव चार्ज रहेगा, ये डाइपोल बनता हुआ दिखेगा तुम्हें। तो ये डाइपोल वैसे तो था नहीं लेकिन बना है, जबरदस्ती बना, इसलिए क्या कहते हैं, इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन। अच्छा ये वाले इंटरेक्शन कहाँ होता है? अगर मैं वाटर में ब्रोमीन डाल दूं, अगर मैं वाटर मॉलिक्यूल में ब्रोमीन डाल देता हूँ तो वाटर मॉलिक्यूल परमानेंट डाइपोल बनाते हैं, लेकिन ब्रोमीन नॉन पोलर होने की वजह से डाइपोल नहीं बनाएगा, तो ब्रोमीन में डाइपोल होगा नहीं लेकिन इंड्यूस होगा। हाँ तो ये वाला इंटरेक्शन क्या होगा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन क्या होगा, HCl, HCl को जब वाटर में डाल देते हो, तुम्हें याद होगा HCl इज एक्सट्रीमली हाईली सॉल्युबल इन वाटर, ये डाइपोल है, ये भी डाइपोल है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की वजह से HCl वाटर में हाईली सॉल्युबल हो जाता है। अमोनिया भी वाटर में सॉल्युबल होता था क्योंकि अमोनिया में भी डाइपोल होता है। अमोनिया देखो H, ये सारे इस तरफ है ना, तो इसमें भी डाइपोल है, वाटर डाइपोल रखता है, तो अमोनिया वाटर में सॉल्युबल क्यों होता था, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की वजह से। HCl वाटर में सॉल्युबल क्यों होता था, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की वजह से। ब्रोमीन वाटर में सॉल्युबल नहीं होता। हाँ इंड्यूस डाइपोल और डाइपोल इंटरेक्शन होते हैं, काफी वीक होते हैं। अच्छा कुछ आयन डाइपोल, यस वाटर में सोडियम क्लोराइड डाल दो। अच्छा यहाँ मैंने एक कैटायन दिखा है, लेकिन आप कभी ऐसा नहीं मानेंगे, एक कैटायन एंटिटी कभी इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं करती है, कैटायन के साथ हमेशा एनायन होगा। अगर मैंने यहाँ पर कैटायन के आजू बाजू वाटर दिखाया तो यहाँ पर एक क्लोराइड होगा और क्लोराइड के आसपास वाटर के पॉजिटिव होंगे, ये वाले इंटरेक्शन आयन डाइपोल है। HCl, HCl डाइपोल डाइपोल से कैसे टूटता है, HCl इस पे नेगेटिव चार्ज है, वाटर का पॉजिटिव इस क्लोराइड को सराउंड करने लगेगा और फिर ये वीक होने लगता है, और ये जो H प्लस बन के निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल में लोन पेयर प्रेजेंट है, ये उसको कोऑर्डिनेशन कर लेते हैं, ये खींच के बाहर निकालते हैं, ऐसे खींचा, तो ये हो गए। अच्छा ये डाइपोल थे और ये, इसको डॉटेड लाइन से दिखा दो, ये बस बना है नहीं। कोई भी पोलर मॉलिक्यूल में नॉन पोलर डालोगे ये डाइपोल इंड्यूस होते हैं। अच्छा लास्ट इंटरेक्शन, हाँ ये मोमेंटरीली होता है। HBr क्यों डालोगे, तुम लिख देना ब्रोमीन और क्लोरीन, HBr मत बोलना, ब्रोमीन Br2, वो नहीं टूटेगा, ये भी होता है ना इसलिए टूटता है। हाँ तो नहीं टूटेगा, नहीं, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होती है। हाँ इसीलिए तुम बोल सकते हो ना डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन हो रहा है, यही यही होता है, और ये फोर्स इतना वीक होता है कि ब्रोमीन को वाटर नहीं होता। हाँ ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी वीक है। अब तुम्हें एग्जांपल दे दिया जाए,
तुम्हें एग्जाम्पल दे देगा, मैं एग्जाम्पल की भी बात करूंगा। हाँ, एक लास्ट बोल देता हूँ। लास्ट इंटरेक्शन होता है इंड्यूस डाइपोल। एक मिनट। डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल, इंटरेक्शंस, इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शंस। ये फोर्स की बात हमने काफी बार करी है। अब आपको समझ आ जाएगा ये क्या है। देखो इधर बहुत सारे नॉन पोलर, बहुत सारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल ले लिए। अच्छा, मॉलिक्यूल में आपस में इंटरेक्शन हो रहा है, और किसी एक मोमेंट में इस वाले मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टॉर्ट हो गया। यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पर, यहाँ नेगेटिव चार्ज मान लेता हूँ, यहाँ पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, अब ये नेगेटिव चार्ज, अब इसका न्यूक्लियस इस नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, तो इसका डाइपोल बनना अब इसको इन्फ्लुएंस करेगा। फिर यहाँ एक डाइपोल बन जाएगा, फिर यहाँ एक डाइपोल बन जाएगा। अच्छा, किसी में भी परमानेंट डाइपोल नहीं होगा। ये डाइपोल, ये जो फोर्स है, ये फोर्स पूरे सिस्टम में डिस्पर्स होते रहेंगे, एक जगह बनेंगे और फिर एक दूसरे को बनाते रहेंगे। ये फोर्स डिस्पर्स होते रहेंगे, इसलिए इस वाले फोर्स का नाम डिस्पर्सन फोर्स भी होता है। इस वाले फोर्स का नाम लंदन फोर्स भी होता है। अच्छा, इसका एक और नाम है जो तुम सुने हो पहले, इंड्यूस डाइपोल। ये साइंटिस्ट का नाम है कि नहीं, ये मुझे पता नहीं है यार। ये लंदन में क्यों पड़ा नहीं पता, डिस्पर्सन क्यों कहते हैं वो पता है, इंड्यूस डाइपोल कहते हैं। अच्छा, ये भी छोड़, इससे भी ज्यादा फेमस नाम आपने सुना, वैंडरवाल। यही वो वैंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। अरे, वीक वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम सुना है ना तुमने। हाँ। अच्छा, एक बात मैंने कभी करी थी, ये इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन से, हाँ, तुम्हें क्या बताया, सारे मॉलिक्यूल्स आपस में घूम रहे थे। किसी एक इंस्टेंट में दो मॉलिक्यूल के बीच में टकराव हुआ, और टकराने की वजह से उसका जो स्फेरिकल क्लाउड था वो किसी एक जगह शिफ्ट हो गया। सारे इलेक्ट्रॉन क्लाउड गोल है। ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल से, या ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल से टकरा गया। टकराने की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये किसी एक तरफ एक पल के लिए शिफ्ट हो गया। जिस मोमेंट में ये शिफ्ट हुआ, इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक जगह पे आ गया, वहां नेगेटिव चार्ज और यहाँ पॉजिटिव चार्ज, डाइपोल बन गया। अच्छा, अब यहाँ पॉजिटिव चार्ज बना, तो ये बगल वाले इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींच लेगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज और यहाँ पॉजिटिव चार्ज, इस तरह से ये चार्ज ट्रांसफर होता जाएगा पूरे सिस्टम में, डिस्पर्स होता रहेगा। यहाँ से शुरू होगा, यहाँ तक आ जाएगा। ये इसको इन्फ्लुएंस करता रहेगा, इसलिए क्या कहते हैं, डिस्पर्सन फोर्सेस। अच्छा, इसी को कहते हैं वैंडरवाल फोर्सेस। कैसे नहीं, ये जो नेचर है। अरे, यही तो वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नॉन पोलर। अगर पोलर हो गया तो इसमें से कुछ आ जाएगा ना। हाँ ब्रो, वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाएगी। हाइड्रोजन इज कनेक्टेड, अब तुम 11 में आ गए हो। वाटर है, वाटर में कभी वैंडरवाल मत बोल। तुम्हें ये सब क्यों पढ़ाया। वाटर में हाइड्रोजन इज ज्वाइंट विद ऑक्सीजन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्मॉल साइज एलिमेंट। तो ये कौन सा इंटरेक्शन है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वाटर इज बॉन्डिंग करता है। हाँ, वाटर, अब तुम समझ गए ना कैसे कैसे इंटरेक्शन होते हैं। अब तो तुम टेक्निकली बात करो, 9 में तुम्हें पढ़ाया था सिर्फ वैंडरवाल। हाँ, अब तुम इसमें से जो जस्टिफाइड है वो बोलो। अच्छा, एक बात और सुन लो, ये बात किसी क्लास में, कौन सा बोलो, अगर तुम वाटर की बात करी हो तो वाटर में ये वाला कोर्स काम नहीं करता। हाँ, वाटर, इसलिए तो वाटर, वाटर के लिए तुम ये बोलो, हाइड्रोजन बोलो। नहीं, वो बोल रहा है कि वाटर में ये वाला बोल सकते हो। अच्छा, एक बात मैंने कभी करी थी क्या, कि मॉलिक्यूलर साइज जितना ज्यादा होगा उतना वैन डेर वाल्स फोर्स में अट्रैक्शन बढ़ता है। ये बात करी थी। अब आप इसको समझ सकते हैं ऐसा क्यों। देखो इधर, ए बाबू इधर देख, अगर ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये न्यूक्लियस है और ये एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये बताइए, न्यूक्लियस से ज्यादा हेल्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होगा उसमें इंड्यूस डाइपोल कम बनेगा। एग्जैक्टली, ये वाले इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस न्यूक्लियस से टाइटली हेल्ड होंगे,
लेकिन ये वाले लूजली एंड है। अच्छा, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड न्यूक्लियस से लूजली एंड होगा उसमें डाइपोल इंड्यूस बेटर होगा और इसमें डाइपोल इंड्यूस कम होगा। इसीलिए कहते हैं मॉलिक्यूलर मास जितना बढ़ेगा उतना वैन डर वाल इंटरेक्शंस बढ़ता है। क्लियर हो गया? ये टाइप्स ऑफ फोर्सेस, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ाना था। अब आपको समझ आएगा कि ऑर्डर ऐसा क्यों है। अच्छा, केमिकल बॉन्डिंग, हाँ आज तो पढ़ा दिया ना। ये स्टेट्स ऑफ मैटर में क्यों नहीं पढ़ा था हमने? क्योंकि स्टेट्स ऑफ मैटर में डाइपोल, इसका कॉन्सेप्ट हमें नहीं पता था। स्टेट्स ऑफ मैटर में डाइपोल का कॉन्सेप्ट हमें नहीं पता था। स्टेट्स ऑफ मैटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमने नहीं पढ़ी थी। अब समझ आता है कि ये क्या है। लिख लो। अच्छा, इसको मैंने 1 2 3 4 5 लिखा है। ये पर्पसफुली डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मैग्नीट्यूड है। सबसे स्ट्रॉन्ग होते ये, ठीक है। हाँ, दो परमानेंट डाइपोल ले लेना, दो परमानेंट डाइपोल ले लेना, एचबीआर और एक और एचबीआर। ये एक डाइपोल है खुशी जी, ये एक डाइपोल है, ये भी है। अगर दो एचबीआर पास में पड़े होंगे तो इनमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा, तो भी होगा, तो भी होगा। एचबीआर और एच आई, ये एक डाइपोल है, ये भी एक डाइपोल है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ये पूरा टॉपिक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी काफी सीरियस थ्योरी है। ये मॉलिक्यूल की शेप को, मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को, इलेक्ट्रॉन इधर होंगे उधर होंगे, एक्सियल में होंगे इक्वेटोरियल में होंगे, ये सब कुछ एक्सप्लेन करता है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी लगाने से पहले हमें ये भी आइडिया लग जाता है कि कभी कभी कॉन्सेप्ट ऑफ एक्साइटेड स्टेट की जरूरत पड़ती है। फिर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पे हमें ये भी समझ आया कि कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइज्ड स्टेट की भी जरूरत पड़ी। तो एक सीरीज में चीजें डेवलप होती गई और फिर हमें मॉलिक्यूल का एक डेफिनेट ज्योमेट्री का पता लगता गया। ये काफी अच्छी थ्योरी थी, लेकिन इस अच्छी थ्योरी में भी कुछ कमियां रह गई। सो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इट्स लिमिटेशंस, पहला लिमिटेशन, पहला लिमिटेशन। अच्छा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी किस बात पे एडवोकेट करता है कि जो करवाया था वो 2 पॉइंट लिखाया था और मैंने वहां पे सिर्फ शेप की बात कर दी थी, ये शेप को प्रेडिक्ट नहीं कर रहा था, हम हाइब्रिड स्टेट में चले। अब शेप की बात की थी। अच्छा, इधर देखो, एक मिनट, ऑक्सीजन। अच्छा, क्या बोल रहा था मैं? हाँ, ये किस चीज पे एडवोकेट करता है कि इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड होंगे और उसमें पेयरिंग होने की जरूरत है। अगर ऐसा ही है तो O2 मॉलिक्यूल, O2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन एक्सप्लेन करो। ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन? 8। 8 इलेक्ट्रॉन कैसे रहेंगे? 1s2, 2s2 और 2p4, 1s2, 2s2, 2p, ये 2p4 हो गए। ऐसा और एक ऑक्सीजन एटम, ऐसा एक और ऑक्सीजन एटम आ गया, दो इलेक्ट्रॉन लेके, इसको दो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग करने की डायर नीड है, इसको भी दो इलेक्ट्रॉन, ये पेयरिंग हो गई। अच्छा, और फॉर्मेशन कैसा होगा? इस तरह से इस पूरे मॉलिक्यूल में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको नजर नहीं आए। इस O2 मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नजर नहीं आए, सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है। अच्छा, नो, ऐसे लिख दो, एब्सेंस, एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एब्सेंट है, हमने एक और म्यू कैलकुलेट किया था, याद है तुम्हें? √n n+2 बोर मैग्नेटॉन, म्यू इज इक्वल्स टू √n n+2 बोर मैग्नेटॉन। ये n क्या था? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद उसमें पैरामैग्नेटिज्म है कि डायमैग्नेटिज्म है, इसकी बात करी थी हमने, पक्की बात करी थी, हो ही नहीं सकता, ये बात करी थी हमने। अच्छा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे वो वैल्यू बैठा देते, n n+2, ये म्यू निकालते। उस दिन बात कर रहे थे ना, मैं मेंशन √35 आ रहा था, √25 आ रहा था, ऐसे वैल्यूज आ रहे थे।
हाँ हाँ, वही वाला क्लास। तो इस तरह से अगर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते थे, अगर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते तो हम क्या कहते थे, पैरामैग्नेटिक है। और नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन अगर एब्सेंट रहते थे तो हम कहते थे डायमैग्नेटिक है। अगर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे तो सब्सटेंस को कहते हैं पैरामैग्नेटिक, और अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उसे कहते हैं डायमैग्नेटिक। इस मॉलिक्यूल में एब्सेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या होना चाहिए एक्सपेक्टेडली, एक्सपेक्टेडली O2 शुड बी डायमैग्नेटिक। अच्छा, ये एक्सपेक्टेडली है। ऑब्जर्व, ऑब्जर्व है O2 इज पैरामैग्नेटिक। सीरियसली कोई ऐसा पॉइंट किसी थ्योरी में हमने नहीं छोड़ा था कि इसको बाद में यूज करेंगे। सारे पॉइंट्स को कंसीडर करके मॉलिक्यूल के शेप, साइज, ज्योमेट्री, स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर रहे थे। लेकिन अब ये मैग्नेटिक बिहेवियर जो थ्योरी थी सब यूज कर ली, लेकिन ये मैग्नेटिक बिहेवियर को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो इससे लगता था कि O2 डायमैग्नेटिक होना चाहिए, हिंदी में कहते हैं काश। पहले बोल देता तो तुम, जब मैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ाता था तुम उसको रिस्पेक्ट नहीं देते, तुमको लगता है इसमें कमियां है क्यों पढ़े, तुम उसको सीरियसली पढ़ चुके हो लिमिटेशन से। अगर किसी सिस्टम में अनपेड इलेक्ट्रॉन रहता है, हाँ किसी भी सिस्टम में अगर एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेड रह गया, इसमें कहा है नहीं है, ऑक्सीजन में अनपेड इलेक्ट्रॉन था, इस ऑक्सीजन में अनपेड इलेक्ट्रॉन था, ये इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो गई, बॉन्डिंग हो गई, ये इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो गई, बॉन्डिंग हो गई। अगर पेयरिंग हो गई तो अनपेड नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, ये पेयर्ड है, ये पेयरिंग हो गई, ये भी पेयरिंग हो गई। अच्छा, इसके लिए जो बताया इसके लिए भी वही हुआ है। तो O2 मॉलिक्यूल, मैं तो O2 की बात कर रहा हूँ ना, O2 एज अ होल डायमैग्नेटिक होना चाहिए। ये ऑब्जर्व किया, ये मैंने एक्सपेक्ट किया था, लेकिन एक्सपेक्ट ऑब्जर्व और एक्सपेक्टेड अलग है। ऑब्जर्व कर रहा हूँ O2 पैरामैग्नेटिक, मतलब समहाउ ऑक्सीजन में अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे ही होंगे, लेकिन इस थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। वहां जितनी सी लिमिटेशन, मैं बता रहा हूँ, वहां जितनी सी लिमिटेशन लिखाई थी वो अधूरी बात थी, उसके लिए एक्सप्लेनेशन दे चुका। अभी ऐसे लिख लो, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी लिमिटेशंस कंटिन्यू। हाँ वो सब सही है, ये सही। अच्छा रिटर्न, हाँ क्या, नोट्स, न्यूक्लियस से बाहर एक ऐसा पॉइंट होता है जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जीरो। ये दो तरह के होते हैं, एक स्फेरिकल होता है, एक एक्सियल होता है। क्या कैलकुलेशन, कोई कैलकुलेशन गलत नहीं, कोई गलत नहीं। अच्छा, ये पहला लिमिटेशन, इट फेल्स टू एक्सप्लेन, इट इट फेल्स टू एक्सप्लेन पैरामैग्नेटिक, इट फेल्स टू एक्सप्लेन पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ O2। नंबर टू, अच्छा कुछ मॉलिक्यूल ऐसे बनते हैं जो नहीं बनने चाहिए थे, बिल्कुल नहीं बनने चाहिए थे। H2 प्लस, H2 प्लस, H2 प्लस के फॉर्मेशन को, H2 प्लस के फॉर्मेशन को अगर मैं VBT से एक्सप्लेन करूं तो एक हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल एक इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, लेकिन एक दूसरा हाइड्रोजन ये पॉजिटिव चार्ज लेके आएगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है तो पेयरिंग क्यों हुई, पेयरिंग तो हो ही नहीं सकती। अगर पेयरिंग नहीं हो सकती तो बॉन्डिंग नहीं हो सकता, क्योंकि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के सारे एम्फेसाइज पॉइंट्स ये है कि पेयरिंग होगी, एनर्जी कम होगी। तो H2 प्लस, अच्छा H2 में दो इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन H2 प्लस में तो एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, तो एक H मान लिया मैंने और एक H प्लस मान लिया मैंने, और यहाँ बॉन्डिंग नहीं होनी चाहिए थी, तो H2 प्लस बनता है। लेकिन हमारे पास एविडेंसेस है जहां H2 प्लस एग्जिस्ट करता है, तो हम क्या लिखेंगे, H2 प्लस फॉर्मेशन स्लैश H2 प्लस एग्जिस्टेंस कुड नॉट बी एक्सप्लेन। बोलो,
बात सही है तुम्हारी। थर्ड पॉइंट वही करेंगे हम। अच्छा, वेदांत का कहना है कि सर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग H2 बना लीजिए और फिर उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए तो H2 प्लस एग्जिस्ट करेगा। वेदांत कह रहा है कि H2 प्लस H2 बना लीजिए, H2 बना लीजिए और उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए तो H2 प्लस एग्जिस्ट करेगा। इससे तुम H2 प्लस के एग्जिस्टेंस को एक्सप्लेन कर सकते हो, लेकिन ये क्या लिखा है मैंने, अगर तुम्हें H2 प्लस बनाना है तो वो नहीं बनेगा। यहाँ पे H2 प्लस बन भी रहा है और बन के एग्जिस्ट भी कर रहा है, ये लिखा है ना। थर्ड पॉइंट, ऑक्टेट रूल याद है तुम लोगों को? ऑक्टेट रूल के लिमिटेशन में हमने लिखा था सिस्टम कंटेनिंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड। देयर आर सिस्टम दैट कंटेन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ऑड इलेक्ट्रॉन्स। अगर ऑड इलेक्ट्रॉन है, एक भी ऑड इलेक्ट्रॉन रहेगा तो उसकी पेयरिंग नहीं हुई थी, अगर हो जाती तो ऑड इलेक्ट्रॉन नहीं होता। तो जितने भी ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज थे, जितने भी ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है उनका फॉर्मेशन ऑक्टेट में एक्सप्लेन नहीं किया था और बैलेंस बॉन्ड थ्योरी अगर लगा देता तो उस ऑड इलेक्ट्रॉन की भी पेयरिंग कराता मैं, वो भी नहीं होता। तो अभी भी वो डाउट रह गया था, फॉर्मेशन ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन्स स्पीसीज, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। नंबर फोर्थ, द सीरियस लिमिटेशन ऑफ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। मजाक नहीं। अच्छा, ये सीरियस लिमिटेशन क्या है, देखो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी कितने सेंसिटिव तरीके से ये बोल रहा था एक ऑर्बिटल हो। अच्छा, ऑर्बिटल कैसा कॉन्सेप्ट है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। तो वो तो अच्छी बात कर रहा है कि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को एक्सप्लेन कर रहा है या कंसिडर कर रहा है, लेकिन बैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहता है ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होगी। द मोमेंट आई सी ऑर्बिटल आई एम कंसीडरिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एटम एज क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। लेकिन वो कह रहा है कि ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होगी, लेकिन पेयरिंग किसकी होगी, इलेक्ट्रॉन्स की। अच्छा, ऑर्बिटल बोल रहा है इधर और पेयरिंग किसकी करा रहा है, ये पेयरिंग वाली कॉन्सेप्ट ये तो पार्टिकल के लिए अप्लाइड है ना। तुम तो पार्टिकल की पेयरिंग करा सकते हो, देखो तुम पेयरिंग किसकी करा सकते हो, मैं तुझे यहां से उठा लिया, उसको यहां से उठा लिया और पेयरिंग करा दिया, जो पार्टिकल की पेयरिंग हो सकती है ना। हाँ, मतलब ये जो पेयरिंग टर्म है अपने आप ये पार्टिकल के लिए होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन के अंदर तो वेव नेचर भी है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कंप्लीटली पार्टिकल, कंप्लीटली वेव नेचर को कंसिडर, वो सुविधा वाली बात कर रहा है। अच्छा, वो ऑर्बिट की बात कर नहीं सकता क्योंकि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल कंसिडर करना पड़ेगा, तो वो इधर ऑर्बिटल की बात करता है और उधर इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल मान लेता है, मतलब इट डज नॉट कंसिडर द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली। नहीं, ऑर्बिटल तो कर रहा है ना, ये दो तीन लोगों का काम। बट देखो, इट डज नॉट कंसिडर, it does not consider the wave character of electrons fully, कोई वर्ड होता है क्या इंग्लिश में, fully, it does not consider the wave nature of electrons fully, completely होगा, completely नहीं। नहीं, टेंस समझ में आता है, वर्ड्स एक्सेप्टेड नहीं, वो बात अलग है। it does not consider the wave nature of electrons completely।
हाँ हाँ, यही तो कर रहा है वो, ऑर्बिटल कंसीडर कर रहा है। मतलब वो मान रहा है कि इलेक्ट्रॉन के अंदर वेव, अच्छा इलेक्ट्रॉन के अंदर वेव नहीं था तभी हमने माना था। और फिर इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल कंसीडर किया, इलेक्ट्रॉन को वेव ही रहने दिया। आधी अधूरी बात हो गई ना, मतलब सुविधा वाली बात हो गई। जितना सा जरूरत पड़ा ले लिया, जो जरूरत पड़ा नहीं लिया। अब हम एक ऐसी थ्योरी की बात करेंगे जहां सब कुछ, जहां इलेक्ट्रॉन भी वेव होगा। देखिए अब नहीं, पहले थ्योरी क्या कहती है, पहले थ्योरी क्या कहती है वो देख ले। फिर जब उसके 7-8 पॉइंट्स हम लिखेंगे तो हमें पता होगा कि हम बोल क्या रहे हैं, लिख क्या रहे हैं। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये दो लोगों ने दिया था, दोनों का नाम, एक का नाम आपने सुना हुआ है, कौन स्टूडेंट ऑफ मैक्सिमम स्पीड मल्टीप्लिसिटी, वो होंड आए थे। और एक, और एक मोलिकुलर, वही भी यही फ्यूएल। ये बात मत, होंड और मोलिकल, ये जो बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करते हैं, बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स को पार्टिकल नहीं मानेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को वेव मानेंगे। हाँ एमओटी, देखिए एक एटम है, न्यूक्लियस। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नहीं है, इलेक्ट्रॉन वेव है। और अगर इलेक्ट्रॉन वेव है तो उसको मैं क्रेस्ट बना के दिखा। अच्छा एक और एटम, उसमें एक और इलेक्ट्रॉन, उसको भी वेव मानेंगे। वो कुछ भी हो सकता है, बस वेव मान रहे हैं। ये दोनों जब आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो दो तरह की पॉसिबिलिटी है। ये दोनों वेव्स जब आपस में इंटरेक्ट करेगी, दो तरह की पॉसिबिलिटी, और तुम्हें दोनों ही कंसिडर करके काम करना। एक पॉसिबिलिटी ये है कि इसमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाए, और एक पॉसिबिलिटी ये है कि इसमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाए। अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो मान लेते हैं इसका क्रेस्ट रफ इस तरह से आया, और जो दूसरी वाली वेव है उसका भी क्रेस्ट रफ सेम फेज में आएगा। अच्छा, और जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसके एम्पलीट्यूड बड़े होंगे और इसके एम्पलीट्यूड छोटे होंगे। अच्छा सुनो, ये जो बड़ा हो गया ये एम्पलीट्यूड, मतलब इलेक्ट्रॉन का एम्पलीट्यूड, जब बॉन्डिंग होगी तो इसको वो दिखा रहे हैं, ये एक न्यूक्लियस, ये दो न्यूक्लियस, अब ये मॉलिक्यूल बन गए, क्योंकि थ्योरी तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ना। मॉलिक्यूल दो एटम्स, ये एक एटम एक दूसरे एटम के साथ कंबाइन हो रहा है, और एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है। जब मैं मॉलिक्यूल की बात करूंगा, एक सिंपलेस्ट केस यही कंसिडर करूंगा कि दो एटम्स और दोनों को न्यूक्लियस दिखा दी, नहीं समझे ना, एक एटम दूसरा एटम। जब मैं मॉलिक्यूल की बात करूँ, सबसे सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल की मैं बात कर सकता हूँ। याद रखना थ्योरी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मॉलिक्यूल का जब फॉर्मेशन होगा तो क्या क्या हो सकता है उसकी बात करें। O2 को ही मान लो, O2 मॉलिक्यूल जब बनेगा, ये एक ऑक्सीजन का एटम का न्यूक्लियस, ये दूसरे ऑक्सीजन का एटम का न्यूक्लियस। अब ऑर्बिटल मॉलिक्यूल का कैसा होगा उसकी बात करें। एटम अपने ऑर्बिटल्स का कैरेक्टरिस्टिक्स यूज कर चुका है, अब मॉलिक्यूल बन गया। जिस तरह से एटम्स के ऑर्बिटल्स होते थे, जिस तरह से एटम्स के ऑर्बिटल्स होते थे, हम एटम्स के ऑर्बिटल को इमेजिन करते थे, अब हम मॉलिक्यूल्स के ऑर्बिटल को इमेजिन करेंगे। जिस तरह से एटम्स के अपने ऑर्बिटल्स होते थे, अब हम एटॉमिक ऑर्बिटल की बात नहीं करेंगे। हम कहते हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल आके जब मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे
तो एटॉमिक ऑर्बिटल अपनी आइडेंटिटी लूज करेंगे और इससे नए ऑर्बिटल्स बनेंगे। ये नए ऑर्बिटल्स क्या होंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब ये नए ऑर्बिटल्स कैसे होंगे मॉलिक्यूल्स के, हम इसकी फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करते हैं। हाँ एग्जैक्टली exactly. आप बार बार ये बस क्लिक करना कि आप पढ़ क्या रहे हो। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होते वक्त इलेक्ट्रॉन्स, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होते वक्त इलेक्ट्रॉन्स, एटॉमिक ऑर्बिटल में नहीं है। दो एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप हो गए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा, तो इलेक्ट्रॉन्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में। तो वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कैसे बनेंगे हम वो देख रहे हैं। तो सबसे सिंपलिस्टिक केस लेते हैं कि जब भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, तो ये दोनों पॉसिबिलिटी होगी, या तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, या एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। अच्छा ये बढ़ा हुआ एम्पलीट्यूड, अब वो कहते हैं कि दो न्यूक्लियस के बीच में ये जो इलेक्ट्रॉन वेव थी इसके एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगी और ये दोनों न्यूक्लियस के बीच में होगा। और जब ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड, उसका एम्पलीट्यूड बीच में एकदम मरा हुआ होगा। ये एम्पलीट्यूड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से बहुत ज्यादा होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड दो न्यूक्लियस के बीच में बहुत ज्यादा होगा। और ये वाला इंटरेक्शन, ये वाला इंटरेक्शन, इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड बहुत मरा हुआ होगा। अच्छा ये बताइए, हाँ अरे मरा हुआ होगा ना, ये एम्पलीट्यूड तो नहीं। अच्छा ये बताइए, ये दोनों इंटरेक्शन में दो न्यूक्लियस के बीच में रिपल्शन, बेस्ट स्टेबिलिटी कहां पाएगा? यहीं पे। ये न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस आपस में रिपेल्ड कम होगा, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड एम्पलीट्यूड बढ़ जाने की वजह से दोनों न्यूक्लियस को पकड़ के रखेगा, और यहाँ न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन क्लाउड कम एम्पलीट्यूड के होने की वजह से ये न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस के बीच में रिपल्शन ज्यादा होगा। नहीं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड दो आपस में इंटरेक्ट करके, सुनो तो, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कब होगा? जब दो एटम एक साथ एग्जिस्ट करेंगे। और दो एटम को एक साथ एग्जिस्ट कब करा सकते हो तुम? जब उनके न्यूक्लियस को पकड़ के रखने के लिए फोर्स आ गया। हाँ, यहाँ जो फोर्स बनेगा वो ये दोनों न्यूक्लियस को बहुत पकड़ के रखेगा, मतलब मॉलिक्यूल स्ट्रॉन्ग बनेगा। अच्छा यहाँ ये इंटरेक्शन उसको रिपेल कराएगा, लेकिन मतलब यहाँ फोर्स कम है, तो ये, अच्छा ये मॉलिक्यूल को स्टेबिलिटी देगा और ये मॉलिक्यूल को अनस्टेबिलिटी देगा। कोई डाउट है इसमें? नहीं, नहीं पहले समझो। अच्छा कितने एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरेक्ट करवाए थे? दो। वो कहते हैं दो एटॉमिक ऑर्बिटल जब भी इंटरेक्ट करेंगे तो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव दोनों हो सकता है, तुम बायस नहीं हो सकता कि कंस्ट्रक्टिव ही होगा या डिस्ट्रक्टिव। दो एटॉमिक ऑर्बिटल जब इंटरेक्ट करेंगे, दो एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरेक्ट किए, अच्छा इसमें एक में कंस्ट्रक्टिव होगा एक में डिस्ट्रक्टिव होगा, जो कंस्ट्रक्टिव होगा उसमें स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, उसकी एनर्जी कम होगी। तो जैसे ही दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में इंटरेक्ट करेंगे, ये तत्काल दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे। एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उसकी एनर्जी कम होगी, वो ज्यादा स्टेबल होगा, वो एनर्जी में नीचे आ जाएगा, और एक अनस्टेबल होगा, वो एनर्जी में ऊपर चला जाएगा। इसको ये नहीं समझ, जब दो वेव्स आपस में इंटरेक्ट करेगी कौन सा इंटरेक्शन होगा? हाँ तो दोनों ही कंसिडर करना। मुझे नहीं पता इसलिए तो मैं दोनों ही कंसिडर करूंगा, तुमको भी नहीं पता। मुझे नहीं पता, तुम्हें भी नहीं पता, तो दोनों कंसिडर करो ना, कि दोनों, दोनों को लिख दो कि कंस्ट्रक्टिव हुआ डिस्ट्रक्टिव हुआ। इससे हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का फॉर्म, मैं सबसे सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल जो है वो बना के दिखा रहा हूँ। अब मैं थ्योरी के बेसिस से बोल रहा हूँ, तू सुन। देखो ये एक आर्बिट्री एनर्जी एक्सिस है, ये एक इमेजिनरी एनर्जी एक्सिस है। इस एनर्जी एक्सिस में ये एक हाइड्रोजन एटम है, ये एक हाइड्रोजन एटम है। इस हाइड्रोजन एटम का ऑर्बिटल ये 1s है, और यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है? एक। अच्छा इधर देख, एक और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एटम, एक और हाइड्रोजन एटम। अच्छा ये इस एनर्जी एक्सिस, अगर हाइड्रोजन का एटम यहां पर है तो एक दूसरा हाइड्रोजन एटम भी एग्जैक्टली सेम एनर्जी लेवल में होगा,
तो यहां भी मैंने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। अच्छा अब मैं क्या कंसिडर कर रहा हूं, दो इलेक्ट्रॉन वेव आपस में इंटरेक्ट होगी, कंस्ट्रक्टिव होगा तो ये और डिस्ट्रक्टिव होगा तो ये। अच्छा जो, हाँ जो कंस्ट्रक्टिव होगा उसकी एनर्जी कम होगी, वो ज्यादा स्टेबल होगा, और जो डिस्ट्रक्टिव होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। अच्छा तुम देखो, थोड़ा ऊपर बना देता हूं। सब ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, मैं बना इलेक्ट्रॉन रहा हूं लेकिन मान वेव, वेव भाग की काम करो। अच्छा ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करेंगे, ये कौन सा ऑर्बिटल था, एटॉमिक ऑर्बिटल, ये कौन सा ऑर्बिटल था, एटॉमिक ऑर्बिटल। ये दोनों आपस में इंटरेक्ट हो गए और ये दोनों का फॉर्मेशन हो गया, एक ज्यादा स्टेबल होगा एक लेस स्टेबल होगा। अच्छा देखो, ये देखो, ये ऑर्बिटल, इधर देखिए जरा, बाद में बनाएंगे, ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करके, ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करके, अच्छा ये वाला ऑर्बिटल्स कौन थे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये एटॉमिक ऑर्बिटल, ये एटॉमिक ऑर्बिटल, इसमें एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ होगा, उसकी एनर्जी कम होगी, वो ज्यादा स्टेबल होगा, तो उस वाला ऑर्बिटल को मैंने नीचे दिखाया। और एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किया, उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। एक ऑर्बिटल जितना स्टेबल होगा दूसरा वाला उतना ही अनस्टेबल होगा। हाँ, तो इसको मैंने ये वाली एवरेज एनर्जी मान लो, ये वाली एवरेज एनर्जी मान लो, मैंने इसको जितना स्टेबल दिखाया मैंने इसको उतना अनस्टेबल दिखाया। ऊपर बॉक्स, ये एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये दूसरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये वाला ऑर्बिटल्स कौन से, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कोई डाउट है इसमें, नहीं समझ आया, नहीं समझ आया। ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल, ये दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल, दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में आके इंटरेक्ट करते हैं। अभी आपने आइडेंटिटी लूज करेंगे, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया। एक ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी कम थी वो स्टेबल हो गया, और एक ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी ज्यादा थी वो अनस्टेबल हो गया। दो एटॉमिक ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने बनेंगे, दो, कंजर्वेशन हो गया ऑर्बिटल्स का। अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल आके इंटरेक्ट करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहे हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने बनेंगे, दो, एक स्टेबल और एक अनस्टेबल। समझा, ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल, ये दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल, दो एटॉमिक ऑर्बिटल आके इंटरेक्ट कर, इस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन वेव है, इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन वेव है, इन दोनों में इंटरेक्शन होगा, ये वाला भी हो सकता है ये वाला भी हो सकता है, ये वाला इंटरेक्शन ज्यादा स्टेबल करता है, इसकी एनर्जी क्या होगी, कम। तो मान लेते हैं इस वाले इलेक्ट्रॉन का और इस वाले इलेक्ट्रॉन का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो, तो एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा ये वाला, और इसकी एनर्जी क्या होगी, कम। तो मैंने एक यहाँ पे देखो, ये वाली एवरेज एनर्जी है, ये एनर्जी का एक्सिस देखो ना तुम, ये एनर्जी का एक्सिस, ये दोनों ऑर्बिटल की, एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी है, ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी, और दोनों की एनर्जी मैंने सेम दिखाई। एनर्जी एक्सिस में मैंने इसको जहां दिखाया है, एनर्जी एक्सिस में मैंने इसको भी वही दिखाया, मतलब इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी सेम है, एग्जैक्टली exactly। अच्छा अब ये दोनों इंटरेक्ट करके एक ऑर्बिटल ऐसा बनाएंगे, इसकी एनर्जी इन दोनों से कम होगी, और एक ऐसा बनाएंगे, इसकी एनर्जी, ये जितना स्टेबल हुआ ये उतना ही अनस्टेबल होगा। इसको इस एवरेज से ज्यादा दिखा दिया ऊपर, और इसको एवरेज से नीचे दिखा दिया। ये वाला ऑर्बिटल कौन से होंगे, ये वाला ऑर्बिटल कौन से, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अच्छा ये वाला ऑर्बिटल कौन से थे, एटॉमिक ऑर्बिटल। समझ आया, अब इधर देखो, नहीं कंस्ट्रक्टिव की एनर्जी कम होगी, कंस्ट्रक्टिव की एनर्जी कम होगी, क्यों कम होगी, यहाँ न्यूक्लियस और न्यूक्लियस ये मॉलिक्यूल बन गया। अच्छा मॉलिक्यूल मतलब एक से ज्यादा एटम्स आएंगे, और सबसे सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल दो एटम का मान लेते हैं, तो इस न्यूक्लियस में और इस न्यूक्लियस में रिपल्शन कम कहाँ होगा, इसमें। ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड दो न्यूक्लियस के बीच में बढ़ गया है, इसका एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा है, और एम्पलीट्यूड ज्यादा है मतलब न्यूक्लियस न्यूक्लियस रिपल्शन सबसे कम, सबसे मिनिमम यही है। यहाँ न्यूक्लियस न्यूक्लियस रिपल्शन ज्यादा होगा, रिपल्शन एनर्जी बढ़ाएगा, यहाँ कम रहेगा। ठीक है, देख लो अच्छे से, कोई भी डाउट हो तो बोलो। अच्छा इसका नाम क्या देंगे वो देखते हैं, हाँ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का भी नाम देंगे। अब हाँ, पहले आप समझ लीजिए, पहले आप समझ लीजिए बाद में लिखना। इधर देखो देख,
atomic orbital were represented by certain set of numbers known as quantum numbers. yes अच्छा, और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती थी ऑर्बिटल की जब ओवरलैपिंग होगी तो टाइप्स ऑफ बॉन्ड कैसे बनेंगे, सिग्मा एंड पाई। ये एस ये एस जब आपस में इंटरेक्ट करेगा तो बॉन्ड कैसा बनेगा, सिग्मा। अच्छा, यहां एक काम और कर दो, ये वाला जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बना है इसमें रिपल्शन कम होगा, एनर्जी ज्यादा होगी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की भाषा में इसको बोलेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। वो जो मॉलिक्यूल को स्टेबल करता है, वो जहां रिपल्शन कम होता है, वो जिसकी एनर्जी कम होती है, वो जो ज्यादा स्टेबल होता है, उसे बोलेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बीएमओ। ये बीएमओ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और वो जहां रिपल्शन ज्यादा होता है, एनर्जी ज्यादा होती है, स्टेबिलिटी कम होती है, उसको हम बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हाँ, एबीएमओ बोलेंगे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, इसको बीएमओ बता रहा हूं। कंस्ट्रक्टिव वाला डिस्ट्रक्टिव वाला हमेशा दो ही बनेगा। जो कंस्ट्रक्टिव वाला उसको नोमेनक्लेट कर दिया, उसको डेजिग्नेट कर दिया, इसको नाम दिया ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जो कंस्ट्रक्टिव वाला ऑर्बिटल बना है उसको डेजिग्नेट कर दिया बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इसको डेजिग्नेट कर दिया एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्योंकि ये मॉलिक्यूल के स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है और ये मॉलिक्यूल के अनस्टेबिलिटी के लिए। इसको बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और इसको नाम दे दिया बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अच्छा, अब इधर देख, फिर उठा के, हेलो, चलिए देखिए। हाँ, ये एस ये एस अगर दो एस की ओवरलैपिंग होती है तो वो सिग्मा बॉन्ड बनेगा कि पाई, सिग्मा। तो हमने एक काम बस अच्छा किया, हमने ये बोला कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को डेजिग्नेट करेंगे, इनको नंबर देंगे, इनको नाम देंगे, तो कुछ बातें जो पहले करेक्ट थी वो अभी भी रखते हैं। एस एस अगर ओवरलैपिंग होगा तो ये बॉन्ड क्या बनेगा, सिग्मा। अच्छा अच्छा, ये बॉन्डिंग है कि एंटी बॉन्डिंग है, ये वाला बॉन्डिंग है, तो ये बॉन्ड क्या बना, सिग्मा। ये सिग्मा है तो सिग्मा लिख दिया। सिग्मा कौन सा, एस एस। अच्छा, ये दोनों एस क्या है, वन एस, तो यहां देंगे सिग्मा वन एस। हाँ हाँ, नीचे में सबस्क्रिप्ट में। अच्छा, ये क्या, इसको क्या नाम देंगे, ये भी सिग्मा है, ये सिग्मा है। अच्छा, ये भी किससे बना है, वन एस से, लेकिन ये बॉन्डिंग और ये एंटी बॉन्डिंग है। अगर ये एंटी बॉन्डिंग है तो इसको ऊपर एक स्टार दे देंगे, स्टार दे देंगे। हेलो, हाँ हाँ, ठीक। सुन, तो जैसे जिस तरह से हम हाँ, अब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं वो देखो। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का नेक्स्ट पॉइंट आता है, वो कहता है कि कोई मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा कि नहीं होगा, आप बॉन्ड ऑर्डर निकालिए। बॉन्ड ऑर्डर, किसी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा कि नहीं होगा, यू कैलकुलेट बॉन्ड ऑर्डर। एंड व्हाट इज दिस बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर होता है हाफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बीएमओ माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एबीएम। बॉन्ड ऑर्डर होगा हाफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अगर बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव आता है तो मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होगा, मॉलिक्यूल इज स्टेबल। और अगर ये नेगेटिव आता है या जीरो आता है तो मॉलिक्यूल नहीं बनेगा।
अगर बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव आता है मतलब मॉलिक्यूल स्टेबल एग्जिस्ट्स, और अगर बॉन्ड ऑर्डर जीरो आता है या नेगेटिव आता है मतलब मॉलिक्यूल नहीं बनेगा। अच्छा ऐसा क्यों? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकाले, ये और भी अच्छी बात कही। हाँ बोल। दो दो इलेक्ट्रॉन से एक एक बॉन्ड बनता है ना। आ, 2 मिनट, ये थ्योरी खत्म होने दो, तुम खुद से बोलोगे हाँ जरूर। वैल्यू 4 6 आते और होते, समझ आ जाएगा तुम। अरे नहीं एक्सप्लेन। हाँ स्क्वायर मैंने, अरे स्क्वायर नहीं, इसको मैं गोल कर देता, ये ऑर्बिटल है। अच्छा अब सुनो, ए, अच्छा अब सुनो, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे उनका डेजिग्नेशन होगा। अच्छा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के क्वांटम नंबर नहीं बनेगा। हाँ ये बताइए इनका डेजिग्नेशन, इसके लिए हमने अलग क्वांटम नंबर्स का यूज नहीं किया, इनके लिए वही क्वांटम नंबर्स का यूज किया जो एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए था। इसका 1s था, इसका भी 1s, मतलब molecular orbitals are designated by the same set of quantum numbers as that of atomic orbitals. Number of electrons Ne, number of electrons BMO minus number of electrons ABM, anti bonding molecular orbital. बॉन्डर, बॉन्डर क्या होता है, मॉलिक्यूल बनेगा कि नहीं बनेगा ये एक नंबर से बता दे। अच्छा वो बताया तो मैं बता रहा हूँ, एक फॉर्मूला लिखा है मैंने। क्या? So next point is the molecular orbitals that are formed are represented by same set of quantum numbers as that of atomic orbital. और एक बात हमने सिंपल कर दी, द रूल्स ऑफ फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स, फिलिंग इलेक्ट्रॉन ये कुछ रूल्स होते थे, हाफ बॉब प्रिंसिपल, कॉलेज डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल, हर्ट्ज लॉ ऑफ एक्सेस स्पिन मल्टीप्लिसिटी, all the rules of filling electrons were kept same, all the why मतलब, अरे जो थ्योरी लिख रहे हैं वो कह रहे हैं कैसा रखो, मोन्स और मोनिकन थ्योरी दे रहे हैं ना, तो मोन्स और मोनिकन के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को वैसे ही भरते जाओ, वो सारे रूल्स सेम रखो जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल को भरते वक्त रखे। नहीं एक बात बताइए, वो जो रूल्स थे इलेक्ट्रॉन फिलिंग के, वो रूल्स कितने जस्टिफाइड थे ना, कि जो कम एनर्जी वाला ऑर्बिटल उसको इलेक्ट्रॉन पहले दो, तो वो सब यहां भी करते हैं। दो ऑर्बिटल बने, एक ऑर्बिटल की एनर्जी कम है, एक ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा है, तो तुम पहले उसी को इलेक्ट्रॉन दोगे जिसकी एनर्जी कम है, तो जस्टिफाइड तो है। हाँ वो, हाँ वो अच्छा होम्स का भी एक पार्ट था उसमें। एक एग्जैक्टली थ्योरी शुरू किया, बोलने दे पहले। ऐ सुन 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 ऐ, ऐ, अच्छा अब यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल, एक इसका और एक, तो यू आर 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब क्योंकि मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो चुका है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन एटॉमिक ऑर्बिटल में नहीं रहेंगे, ये कहाँ रहेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तुम्हारे पास कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, दो, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। अच्छा तुम्हारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, एन ऑर्बिटल कैन नॉट एकोमोडेट मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स, यू हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, एक यहाँ पर, एक में ही दो जाएंगे, एक ऑर्बिटल है ना ये एक ऑर्बिटल है ना, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं, दो, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, ये दोनों के दोनों कहाँ जाएंगे, यहाँ पर। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, तेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों कहाँ जाएंगे, यहीं जाएंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दो फॉर्म करेंगे, कंस्ट्रक्टिव भी होगा डिस्ट्रक्टिव भी होगा, एक ही बार में, एक ही बार में।
नहीं, रीजेनरेट होता तो एनर्जी सेम होती, इसकी एनर्जी कम, इसकी एनर्जी कम, इसकी एनर्जी ज्यादा। ये एनर्जी एक्सिस इसीलिए बना है। आप तुम्हारा सवाल क्या है? तुम कह रहे हो कि सर आप इसको कंसिडर कर लीजिए, इसको कंसिडर मत कीजिए। अब मुझे एक बात बताओ, तुम कैसे मान सकते हो, तुम कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हो कि सिर्फ यही वाला हुआ है? हाँ, इसीलिए मैंने दोनों बना दिए। अब मैं नेक्स्ट स्टेबिलिटी देखता हूँ। तुम देखो तो कितनी चालाकी है। अरे चालाकी नहीं, सुपरलेटिव डिग्री। अच्छा तुम देखो, इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? हाफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वीएमओ। वीएमओ में कितने इलेक्ट्रॉन है? दो। और एवीएमओ में कितने इलेक्ट्रॉन है? जीरो। तो ये बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है? एक। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में एक ही बॉन्ड होता है, समझे? नहीं हुआ तो फिर H2 एग्जिस्ट नहीं करता। अच्छा सुनो तो, He2 कभी एग्जिस्ट करता है? हीलियम, हीलियम का डायटोमिक कभी एग्जिस्ट करता है? हीलियम का डायटोमिक कभी नहीं करता है। तो अगर हम इसको इससे एक्सप्लेन कर सकते, अगर ये एक ही होता, एक चीज, तो 1s में कितने इलेक्ट्रॉन होते? दो। ये 2 होता। अच्छा ये कितना होता? 2। तुम्हारे पास कुल कितने इलेक्ट्रॉन होते? 4। तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ होते? यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ होते? यहाँ ये क्या होता? 2 माइनस 2, 0। तो He2 कभी एग्जिस्ट नहीं करता। हाँ, इसमें। अच्छा, हाँ बोलो क्या बोलो। एमी में क्यों जाएगा? ये खाली ऑर्बिटल है, इसकी एनर्जी कम है। ऑर्बिटल ऑफ लोएस्ट एनर्जी आर फील्ड फर्स्ट। ऑर्बिटल्स ऑफ लोएस्ट एनर्जी आर फील्ड फर्स्ट। अगर तुम्हारे पास दो इलेक्ट्रॉन है तो यही जाएंगे। क्लियर हुआ? हाँ। हाँ, अब तुम्हें ये सब कुछ जो मैंने समझाया, अब मैं तुम्हें लिखा रहा हूँ पोस्टुलेट्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तुम पहले ये चित्र बना लो। हाँ, और फिर ये वाला डायग्राम। अच्छा आप डायग्राम कैसे बनाओगे? यहाँ हाइड्रोजन वाइड्रोजन मत लिखना, इसको एटॉमिक लिखना। इसको एटॉमिक लिखना। मैंने मना किया था। ये सारे, ये सारे क्या होंगे? एटॉमिक ऑर्बिटल। और ये बीच में क्या बनते जाएंगे? अरे अभी यहाँ कुछ मत लिखो, हाइड्रोजन वाइड्रोजन। इलेक्ट्रॉन है ही नहीं इसमें। अरे ये तो रहेगा ही, ये सिग्मा वैलेंस बन रहा है, नाम दिया, इलेक्ट्रॉन नहीं मत दो बस। वी आर रिप्रेजेंटेड बाय सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स। ये वन एस है, ये वन एस है, तो ये सिग्मा। अभी एक सिंपल से ये बना लो, इलेक्ट्रॉन मत देना बस। हाइड्रोजन मत लिखो, इलेक्ट्रॉन मत लिखो, वो हम अलग अलग करेंगे। हाँ, इलेक्ट्रॉन मत। पोस्टुलेट्स। पोस्टुलेट्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सॉरी फर्स्ट पोस्टुलेट क्या? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म बाय इंटरेक्शंस ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये बात समझ। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन एटॉमिक ऑर्बिटल के इंटरेक्शन से होता है। सेकंड पॉइंट, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म, यहाँ आर लिख दो।
molecular orbitals are formed by interactions of atomic orbitals. इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स तो है, लिख लो समझ आ जाएगा। अच्छा, सेकेंड पॉइंट, द नंबर ऑफ एमओ लिख रहा हूं मैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ atomic orbitals interacted number 3, the atomic orbitals interacting must be of same or nearly same energies. Number 4, the interactions of atomic orbital may be of two types. Constructive interference leads to the formation of bonding molecular orbitals. They stabilizes a molecule. Number B, destructive interference leads to formation of antibonding molecular orbitals. हाँ बोलो, वाटर मॉलिक्यूल्स, हाँ उसमें भी है होता है। They destabilize a molecule. Number 5, the molecular orbitals are designated by same set of quantum numbers as that of atomic orbitals. Number 6, the rules of filling electrons in molecular orbitals is same as that of atomic orbitals. Number 7, in any case, the orbitals differs in energy, hybridized orbitals will participate. इस पॉइंट की जरूरत हमें फिलहाल कभी नहीं पड़ेगी, इसको अलग से लीजिए, आगे जाकर आगे जाके पड़ेगी। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और अच्छा सुनो, ये कितना नंबर पॉइंट था? 7 नंबर, और ये क्या है? 8 नंबर पॉइंट। हाँ लिख लियो।
ये कोई मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा कि नहीं। अच्छा ये क्या बताता है आयुष, ये क्या बताता है ये। हाँ मतलब क्यों, मतलब इससे क्या पता चलता है, इससे ये करने से स्टेबल है कि नहीं, क्यों पता चलता है? इससे ये वैल्यू अगर पॉजिटिव आता है और ये वैल्यू अगर नेगेटिव आता है या जीरो आता है, ऐसा क्या है इस वैल्यू में कि ये बता देता है मॉलिक्यूल बनेगा, स्टेबल है नहीं बनेगा, क्या है ये? सवाल पूछा है मैंने। इधर देखो, तुम ऐसे समझ लो, बॉन्डिंग इंटरेक्शन और एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शन, दो ऑर्बिटल्स सेम एनर्जी आके इंटरेक्ट कर रहे हैं, और फिर एक कम एनर्जी और एक ज्यादा एनर्जी बन रहा है। अच्छा अगर ये दोनों इंटरेक्शन सेम है तो मॉलिक्यूल क्यों बने, जो था वही ठीक है। दो एटम्स ओवरलैप हो, अगर दो एटम्स ओवरलैप हो गए, दो एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप हो गए तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना ले, एक कम एनर्जी वाला है ज्यादा एनर्जी वाला। अगर ये दोनों इंटरेक्शन सेम है, इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली सेम है, मतलब नेट एनर्जी का कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो फिर जैसा था वही ठीक है। इसलिए अगर ये जीरो हो गया तो मॉलिक्यूल नहीं बनेगा, कोई फायदा नहीं उसको। अच्छा नेगेटिव हो गया, अगर नेगेटिव हो गया मतलब एंटीबॉन्डिंग इंटरेक्शन ज्यादा हो गए, नेगेटिव हो गया मतलब एंटीबॉन्डिंग इंटरेक्शन ज्यादा हो गए, तो भी नहीं बनेगा। अच्छा अगर ये पॉजिटिव आता है मतलब ये, हाँ ये सब एनर्जी का गेम है ना। ये एक बात मत, ये मान लो तुम, ये दीवार एक एनर्जी एक्स है, ये दोनों सेम एनर्जी लेवल में सेम। अच्छा ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करते हैं, एक ऑर्बिटल बनेगा, इसकी एनर्जी कम होगी और एक ऑर्बिटल। अच्छा सपोज इसमें इंटरेक्शन और इसमें इंटरेक्शन सेम मैग्नीट्यूड का हो रहा है, तो नेट एनर्जी का कोई फायदा हुआ नहीं। अगर नेट एनर्जी का फायदा नहीं हो रहा है तो इतने प्रोसेस में जाने का फायदा क्या है, जैसे थे वैसे ही ठीक है। तो मैं भी तो वही बोल रहा हूँ, नहीं अगर बॉन्ड ऑर्डर जीरो आ गया मतलब मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन नहीं होगा, और अगर नेगेटिव आ गया तो भी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शन ज्यादा हो गए। तो ये जब पॉजिटिव आएगा मतलब बॉन्डिंग इंटरेक्शन ज्यादा हो गए, तो मॉलिक्यूल जब एटम अलग अलग थे तब उसकी जो एनर्जी थी, और जब ये बॉन्डिंग इंटरेक्शन ज्यादा हुआ मतलब नेट एनर्जी कम हुई है। नेट एनर्जी कम होना मतलब मॉलिक्यूल स्टेबल है, मॉलिक्यूल बनेगा। अब बस समझ आया तुम्हें? नहीं है, दत्ता संधि का। अच्छा अब ये जो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, ये सारे पॉइंट समझ आ गए होंगे एज इट इज, ये बोलना क्या चाह रहा हूँ। नहीं पहले डिस्कस कर लेने से, अब जब जैसे जैसे तुम पॉइंट लिख रहे हो तुम्हें पता चल रहा है कि तुम क्या लिख रहे हो। क्या एक्सप्लेन करना था हमें, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में पैरामैग्नेटिक बिहेवियर क्यों है। अगर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में पैरामैग्नेटिक बिहेवियर है तो मुझे एक्सप्लेन करना है कि उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन है। रुक, अरे रुकना है। अच्छा और एक एक्सप्लेन करना था हमें, H2+ कैसे बनता है। तो पहले हम H2+ को एक्सप्लेन कर लेते हैं, अगर ये सारे पोस्टर्स को अप्लाई करें। प्लीज शांत हो, एक नेक्स्ट दो क्लास के बाद बताओ। हाइड्रोजन 1s, हाइड्रोजन 1s कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें, इसमें भी एक, ये 1s इंटरेक्ट करेगा क्या बनाएगा। ये सिग्मा 1s और ये सिग्मा स्टार 1s, कितने इलेक्ट्रॉन है तुम्हारे पास, दो, यहाँ दोनों आ जाएंगे,
अच्छा बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? हाफ, 2 - 0 1, पॉजिटिव आ रहा है। ये पैरामैग्नेटिक होगा कि डायमैग्नेटिक? अच्छा इस H2 मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था? 1s1। और H2 अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? सिग्मा 1s2। अब हम मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं ना। हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिग्मा 1s, सिग्मा 1s2। नहीं समझे? ये हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 होता है। अब तुम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल अच्छा अब ये पैरामैग्नेटिक होगा कि डायमैग्नेटिक? ये डायमैग्नेटिक होगा। अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। हाँ। अच्छा अब हाइड्रोजन 1s, हाइड्रोजन 1s, यहां एक इलेक्ट्रॉन, यहां एक इलेक्ट्रॉन, इन दोनों का इंटरेक्शन हुआ। कितने इलेक्ट्रॉन है कुल? पेंसिल से लिखना। ये दो हो गए। अच्छा तुम्हें बनाना क्या है? H2 प्लस, तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेना। किसी प्रोसेस में यहां से एक इलेक्ट्रॉन चला गया। अब मुझे एक्सप्लेन करना है कि इसका फॉर्मेशन होगा कि नहीं होगा। हाँ एग्जैक्टली, बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव आ रहा है तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की थ्योरी में इसको एक्सप्लेन कर सकती है इसका फॉर्मेशन। एक मिनट पहले लिख लू। 1 - 0 हाफ पॉजिटिव एग्जिस्ट हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s, H2 प्लस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिग्मा 1s1। और ये क्या होगा? पैरा मैग्नेटिक। हाँ बोलो क्या था? ये अनपेड इलेक्ट्रॉन, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन देगा पैरा। हाँ तुम्हारा क्या था? H2 प्लस, पहले तुम H2 बना लेना। अब तुमको प्लस बनाना है तो एक इलेक्ट्रॉन चला गया। हाँ अब तुम्हारा क्या डाउट था वो सुन। हाँ क्या डाउट था बोलो बोलो। मैं नहीं बोला। किसी एक प्रोसेस के थ्रू H2 अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो अभी भी बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव है ना। हाँ तो ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा। यही कहते हैं और क्या। एक मिनट एक मिनट। आप ये सब मत देखिए। ये दोनों इंडिविजुअली एग्जिस्ट करते हैं तो नेट एनर्जी कितनी होती? और H2 प्लस बनने से नेट एनर्जी कितनी होती? एनर्जी कम हो रही है बने। तुम ये सब दिखाने ये एनर्जी एक्सेस भी इमेजिनरी है, ये बक्सा भी इमेजिनरी है। H और H अलग अलग एग्जिस्ट करता है। ये पहले H2 बना लिया। अब अगर इसमें से तुम एक इलेक्ट्रॉन निकाल भी लेते हो तो भी ये बनेगा क्योंकि नेट स्टेबिलिटी ही है अभी। मैं बोला ये अलग होता, ये अलग होता, इनकी एनर्जी होती कुछ। ये दोनों मॉलिक्यूल बना लिए, इसमें से तुम एक इलेक्ट्रॉन निकाल लो तो भी इसमें नेट स्टेबिलिटी ही है। ये बनेगा, बन के रहेगा भी। अच्छा फॉर्मेशन के वक्त अगर तुम्हें एक्सप्लेन करना है, चलो अगर फॉर्मेशन के बाद एक्सप्लेन करना है तो इसको एक इलेक्ट्रॉन ले लेना, इसमें एक इलेक्ट्रॉन मत लेना। इसमें एक इलेक्ट्रॉन ले लेना, इसमें एक इलेक्ट्रॉन मत लेना। ये दोनों एटम, ये दोनों ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तो भी ये क्या बनेगा? सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s। ये एक इलेक्ट्रॉन का आएगा यहाँ पर तो भी नेट स्टेबिलिटी आ रही है। बोलो। हाँ बोल बोल। नहीं नहीं, तुम जहां चाहो ऐसा कुछ नहीं। क्लियर हो गया? हाँ बोलो तुम बोलो। ये दोनों इलेक्ट्रॉन आए, मुझे इस मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करना है। इस मॉलिक्यूल को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ मैंने क्या दे दिया? H2 प्लस, यहाँ मैंने एक इलेक्ट्रॉन लग दिया। एक चला गया, एक नहीं है, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक अनपेड है।
अच्छा H2 माइनस, हाँ बोलो बोलो। Right? कौन सा बोलो, वो भी आयन फॉर्मेशन से। हाँ बस इसमें स्टेबिलिटी रहती है। ये तो देखो ना तुम, नेट एनर्जी इसकी कम है, इलेक्ट्रॉन यहाँ रहे और एटॉमिक ऑर्बिटल में नहीं है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इसकी एनर्जी कम है इन दोनों से। ये दोनों इंडिविजुअली एग्जिस्ट करते तो इनकी एनर्जी यहाँ रहती। अब ये मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन है, मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, और इसकी मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल की एनर्जी कम है इसमें। डिस्ट्रक्टिव में तुम कैसे दे सकते हो, द रूल्स ऑफ फीलिंग इलेक्ट्रॉन्स आर सेम एज दैट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। यू हैव वन इलेक्ट्रॉन, यू विल गिव द इलेक्ट्रॉन टू लोएस्ट एंड। H2 माइनस कैसा होगा, हाँ की बोल, तू ही मार कर ले। सुनो, कारण है हाइबॉल की কোনটা কি কিভাবে এক্সপ্লেন করব, কিভাবে বল কি করতে, ব্যালেন্স বন্ড থিওরিতে এগুলো কোনো অরবিটাল আছে, ব্যালেন্স বন্ড থিওরিতে শুধু এই অরবিটাল আছে, এই অরবিটাল আছে আর এই জন্য মিক্স করবে। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ये ऑर्बिटल एग्जिस्ट ही नहीं करता, वहां सिर्फ ये ऑर्बिटल, और वहां हम इनकी डायरेक्ट मिक्सिंग की बात कर रहे थे। तो अगर इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है तो मिक्सिंग नहीं होगी, लेकिन अब मिक्सिंग होगी। ये ज्यादा रियलिस्टिक है। लास्ट लास्ट, अच्छा H2 माइनस हाइड्रोजन 1s, हाइड्रोजन 1s, ए H2 माइनस कैसा होगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, हाफ, 2 माइनस 1, ये भी हाफ होगा, और पॉजिटिव एग्जिस्ट, हाइड्रोजन 1s, 1 H2 माइनस, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s1, H2 माइनस, और पैरामैग्नेटिक होगा कि डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक 80 बस। ওই সাইনাইড সাইনাইড করছে ওটাও পরে বলছি। হ্যাঁ কোনটা বল, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, यू नो द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन। अब मैं बता रहा हूँ H2 माइनस, H2 माइनस मतलब हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, और माइनस मतलब 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आएगा। H2 मतलब क्या होता है, हमने 2 इलेक्ट्रॉन, और माइनस मतलब क्या, 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आएगा। वो 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ जाए। अच्छा ये क्या है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा 1s, और ये क्या है, सिग्मा स्टार 1s। तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 1, तो हाफ, 2 माइनस 1 हाफ आ गया, पॉजिटिव एग्जिस्ट। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, हाफ ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पीएमओ माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एबीएमओ, हाफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बीएमओ कितने हैं, 2, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एबीएमओ कितने, 1, तो ये कितना होगा, हाफ होगा ना। समझी, अरे 2 3 भी आएगा, रुक को हाइड्रोजन को बता रहे, कोई डाउट है इसमें। अच्छा एक क्वेश्चन पूछा हूँ, उसका आंसर दो। बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा, हेलो हेलो, हाँ हाँ बोलो, जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा, बॉन्ड ऑर्डर मतलब बॉन्डिंग इंटरेक्शन ज्यादा हुआ है, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है मतलब बॉन्डिंग इंटरेक्शन ज्यादा हुआ है, और एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शन कम हुआ है।
जितना ज्यादा बॉन्ड होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, और जितना ज्यादा बॉन्ड होगा बॉन्ड लेंथ उतना छोटा होगा। नहीं समझी? बॉन्ड लेंथ, मॉलिक्यूल का जो बॉन्ड लेंथ है वो छोटा होगा। ये बात समझ सकते हो क्या? नहीं समझ सकते? एक बॉन्ड ऑर्डर निकालना सिखाया ना यहाँ। हाँ, ऑर्डर क्या है? बॉन्डिंग इंटरेक्शन कितना हुआ और एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शन कितना हुआ। दो एटम्स आकर ओवरलैप हो गए, उनमें बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शन दोनों। जितना ज्यादा बॉन्ड एटम, मतलब बॉन्डिंग इंटरेक्शन ज्यादा हुए, एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शन कम हुए, तो मॉलिक्यूल में स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। अच्छा, स्टेबिलिटी ज्यादा है मतलब मॉलिक्यूल पास पास आए तो बॉन्ड लेंथ छोटा हो। समझ आ गया? अच्छा, अब मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, आप मुझे बताना कौन सा करेक्ट है। नंबर वन, H2 is more stable than H2 plus than H2 minus. Number two, H2 स्टेबिलिटी है, बॉन्ड लेंथ नहीं, स्टेबिलिटी। H2 H2 plus equal to H2 minus. नंबर थ्री, बाकी तो बोली दो, बोलो दोनों में करेक्ट कौन सा? इसका बॉन्ड ऑर्डर टू है ना, इसका बॉन्ड ऑर्डर वन है, इसका पॉइंट फाइव, इसका 1.5। इन दोनों में से कौन सा करेक्ट होगा? इसका भी 0.5 है, इसका भी 0.5। एग्जैक्टली exactly, दोनों का बॉन्ड ऑर्डर जब सेम होगा तो वो ज्यादा स्टेबल है जिसमें एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शन नहीं हुआ। इसका भी बॉन्ड ऑर्डर 0.5 है, इसका भी बॉन्ड ऑर्डर 0.5 है। इसमें एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शन हुए हैं, इसमें एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शन है ही नहीं, ये ज्यादा स्टेबल होगा, ये गलत होगा, ये करेक्ट होगा। वेरी गुड। अच्छा, अब ऑक्सीजन एक्सप्लेन कर देता हूँ कि नहीं, कल करें। ऑक्सीजन का पैरामैग्नेटिज्म कल करते हैं, यहाँ तक पढ़ के ना कल।